नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता का। हमारा जो चैप्टर 6 चल रहा था, चैप्टर 6 का लास्ट पार्ट है आपका व्यापहरण और अपहरण वाला पार्ट। आज हम इसको कवर करने वाले हैं। इसमें आपको 4 टॉपिक देखने को मिलेंगे। पहला आता है आपका व्यापहरण, दूसरा अपहरण, तीसरा आपका दासत्व यानी कि जो दास के रूप में रखते हैं वो, तीसरा आता है बलात्श्रम यानी कि आपको बलपूर्वक किसी से श्रम करवाना, उसकी इच्छा के विरुद्ध श्रम करवाना, या फिर यूँ कहें कि आप मानव का दुर्व्यापार के रूप में शोषण किया जाता है जो मानव का, उसके बारे में यहाँ पे आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा आज का सेशन है, मेन टॉपिक क्या रहेगा, व्यापहरण और अपहरण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब हम अगर यहाँ पे बात करें भारतीय न्याय संहिता, जो हमारा 2023 का नया एक्ट आया हुआ है, उसमें व्यापहरण की बात करते हैं तो चैप्टर 6 के अंतर्गत धारा 137 से लेकर धारा 146 तक में ये सारे खत्म होते हैं प्रोविजन। 4 प्रोविजन कौन कौन से, व्यापहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम यानी कि इच्छा के विरुद्ध श्रम करवाना, ये 4 चीज़ें हैं। वहीं अगर हम इंडियन पीनल कोड की बात करते हैं, आईपीसी की बात करते हैं, तो धारा 359 यानी कि 359 से स्टार्ट होता था और 374 में जाके ख़त्म होता था। उसके बाद 375 से रेप वाले मामले स्टार्ट हो जाते थे आईपीसी में। तो यहाँ पे कहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, 137 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आप देखिए कि 4 चीज़ें आपको देखने को मिले। मैं बता चुका पहले कि व्यापहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़ डिस्कस करने वाले हैं व्यापहरण। अब जो आपका सेक्शन 359 3 से लेकर 361 और 363 ये जो व्यापहरण की बात करता था, पनिशमेंट की बात बताता था, वो सारी चीज़ें कहाँ पे लाके कर दिया गया है 137 में। सभी सेक्शन को 359, 360, 361 और 363, इन चारों सेक्शन को क्या कर दिया गया है 137 में कंबाइंड करके एक जगह कर दिया गया है। अब व्यापहरण की बात करते हैं तो व्यापहरण जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्यापहरण का मतलब क्या होता है, अभी हम आगे व्यापहरण और अपहरण में दोनों में डिफरेंस भी समझने वाले हैं। तो व्यापहरण का मतलब क्या होता है, चाइल्ड स्टीलिंग यानी कि बाल चोरी, बालकों की चोरी करना। तो बाल चोरी क्या कहलाती है, बालक कौन होते हैं ये हमारे इस एक्ट के हिसाब से, तो बालक वे होते हैं जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं। बालक की डेफिनेशन पढ़ी थी ना स्टार्टिंग में। तो बालक की डेफिनेशन के अनुसार यहाँ पे जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं तो उनको अगर चोरी किया जाता है तो क्या कहलाता है, व्यापहरण कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ यहाँ पे बताया गया है। अब व्यापहरण 2 तरीके का होता है। कौन कौन से होते हैं, पहला तो आप अगर व्यापहरण कर रहे हैं, व्यवहित कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो कहाँ से होगा, भारत में से व्यापहरण। दूसरा अगर हम बात करें तो विधिपूर्व संरक्षकता में से व्यापहरण। ये दोनों क्या होते हैं वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये बताइए, एक क्वेश्चन है कि क्या ससुराल से भागी हुई पत्नी यानी कि ए और बी की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। ए कौन है, ए कौन है, हस्बैंड, और बी है वाइफ। अब बी क्या करती है, ससुराल से भाग जाती है। अब ए के घर वाले क्या करते हैं, बी को कहीं से ढूंढ ढांड के पकड़ कर वापस लाते हैं। तो क्या ये इसको पकड़ के लाया जा रहा है तो क्या व्यापहरण या अपहरण कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर है नहीं, ये ना तो व्यापहरण कहलाएगा ना ही अपहरण कहलाएंगे। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपको बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बताया था। कौन सा केस था, चुंडा मुर्मा, कौन सा, चुंडा मुर्मा मुर्मू बनाम बंगाल राज्य 2012 में ये केस था, चुंडा मुर्मू बनाम बंगाल राज्य 2012। अब इसमें क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि अगर ससुराल से भागी हुई पत्नी को अगर ससुराल में वापस लाया जाता है, उसको पकड़ के लाया जाता है, तो ना तो व्यापहरण कहलाएगा और ना ही अपहरण कहलाएगा। आगे बात समझ में, ये तो बेसिक मतलब समझ में आया कि व्यापहरण क्या होता है। तो व्यापहरण, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी हम आगे देखने हैं। तो व्यापहरण में जब आप 359 देखते थे तो वहाँ पे क्या बताया गया था कि व्यापहरण कहता है कि 2 किस्म को होता है।
कौन कौन सा होता है? पहला भारत में से व्यापारण और दूसरा विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापारण। सिर्फ इतना ही बताया गया है 359 में। अब उसके आगे जो दो ए और बी दो पॉइंट बताए गए हैं, ये कौन सा था? ये था आपका 360 और यहाँ पे ये वाला था 361। ठीक है, तो अब 360 के अनुसार यहाँ पे अगर देखें 137 में, तो यहाँ पे क्या कहता है? जो कोई किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सहमति के बिना भारत की सीमाओं से प्रवहन कर देता है, वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यापारण करता है, कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है, जैसे ए नाम का व्यक्ति है, ये अपराधी है, इसके ऊपर आरोप लगा है कि इसने व्यापारण किया है। अब व्यापारण यहाँ पे कैसे किया होगा? अब जैसे बी है, अब बी की गार्जियनशिप, मान लीजिए बी है, बी की सहमति के बिना ए क्या कर देता है? भारत की सीमाओं से बाहर कर देता है ले जाके। या फिर दूसरी कंडीशन ये कहता है कि अगर बी सहमति नहीं दे सकता तो बी के एवज में कोई और सहमति देने वाला होगा। बी की, जैसे बी के फादर होंगे, उनकी सहमति से आप ले जा सकते हो। अगर ना तो बी सहमति दे रहा है ना ही एफ उसके फादर सहमति दे रहे हैं, फिर भी उसको आप क्या करते हो? भारत की सीमाओं से बाहर कर दे रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका व्यापारण कहलाता है। यहाँ पे कंसेंट की बात आती है। ठीक है, सहमति के बिना वैध रूप से प्राधिकृत नहीं है ये, फिर भी क्या कर देता है? उसको लेके चला जाता है, भारत के बाहर कर देता है सीमाओं के। तो ये क्या कहलाता है? कि भारत में से व्यापारण कहलाता है। वहीं अगर हम बात करें गार्जियनशिप में से, यहाँ पे अगर एब्डक्शन की बात, किडनैपिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे विधिपूर्ण संरक्षकता, तो जो कोई किसी बालक को, अब यहाँ पे क्या है? ये जो कोई किसी बालक को लिखा है, बालक शब्द आ गया है, क्योंकि पहले जो हमारा आईपीसी था, आईपीसी में किसी भी तरह के चाइल्ड की परिभाषा नहीं बताई गई थी वहाँ पर। तो जब चाइल्ड की परिभाषा नहीं बताई गई तो यहाँ पे एक एज यहाँ पे बता दिया गया था कि अगर लड़का है तो 16 साल से कम उम्र का हो, या लड़की है तो 18 साल से कम उम्र की। यहाँ पे एज बताया गया। अगर 18 साल से कम की लड़की है या फिर 16 साल से कम का लड़का है, अगर इनको ले जाया जाता है किसकी? इनकी गार्जियनशिप में से बाहर, यानी कि अगर बी नाम की लड़की है, ठीक है, ये कितने साल की है? मान लीजिए 17 साल की है। अब इसकी सहमति कौन देगा इसको ले जाने की? इसके माता पिता हो सकते हैं, इसके जो भी अभिभावक होंगे, जो भी गार्जियनशिप में होंगे, जिसकी संरक्षकता में ये रह रहे होंगे, अगर उनकी सहमति के बिना आप ले जाते हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? कि विधिपूर्ण संरक्षकता में से आप बाहर ले जा रहे हो। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है? अब एज को ना बताते हुए यहाँ पे दोनों की एज को समान कर दिया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, 18 वर्ष कर दिया। अब 18 तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा नहीं है। अब यहाँ पे 18 कहाँ से देखने को मिलेगा? आपको बालक की परिभाषा में देखना पड़ेगा कि बालक को किस एज तक के माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि कोई 18 वर्ष से कम उम्र के बालक को ले जाता है, जो या तो मान लीजिए विकृत चित्त हो, ठीक है, या फिर विकृत चित्त नहीं भी है तो उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से ले जाया होगा। ठीक है, अगर विधिपूर्ण संरक्षकता में से नहीं ले जा रहा है तो क्या कहलाएगा? कि ऐसा कहा जाएगा कि विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापारण करता है, कहा जाता है। यानी कि अगर आपको लेके जाना है, 18 वर्ष का आयु को बालक को लेके जाना है, तो उनके जो संरक्षक होंगे, जो गार्जियन होंगे, उनसे आपको सहमति लेनी पड़ेगी। अगर बिना सहमति के आप लेके चले गए तो यह क्या कहलाता है? व्यापारण कहलाता है। ठीक है, दो चीज़ आती है कि कौन कौन सी? भारत में से व्यापारण, यानी कि आप किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना भारत से बाहर कर देते हो, या फिर अगर वो सहमति नहीं दे सकता है तो उसके बिहाफ पे अगर कोई सहमति देने वाला है तो उनकी सहमति लेनी होगी आपको, उनकी गार्जियन हो उनकी सहमति लेनी होगी। दूसरी चीज़ कहता है कि अगर कोई बालक है, बालक तो आप वो सहमति दे नहीं सकते, अगर वो सहमति दे भी देते हैं तब भी वो आपको माना जाएगा कि आपने व्यापारण किया है। मान लीजिए 17 साल का लड़का है, ठीक है, वो कहता है कि मुझे भारत से बाहर ले चलो, मुझे घूमने जाना है। आप अगर लेके चले भी गए तब भी आपके ऊपर क्या व्यापारण का आरोप लग जाएगा, और आप ये नहीं कह सकते कि उस बालक ने मुझे सहमति दी थी, क्योंकि यहाँ पे वो 18 साल से कम का है, ठीक है, और वो किसी संरक्षक में के अधीन रहता है। उसके माता पिता हो सकते हैं, उसके चाचा चाची हो सकते हैं, उसके कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर लॉफुल गार्जियनशिप उनको दी गई हो, न्यस्त की विधि के द्वारा उनको यहाँ पे गार्जियनशिप दी गई हो कि आप इनका भरण पोषण करेंगे, लालन पालन करेंगे, ये आपके संरक्षक में रहेंगे। अगर उनकी सहमति के बिना आप ले जाते हो तो ये क्या कहलाएगा? विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापारण कहलाएगा।
आई होप आपको ये दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण। अभी तो आपने देखा कि विधिपूर्व संरक्षकता में से व्यापारण और भारत में से व्यापारण, तो अब यहाँ पर इस स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण क्या कहता है कि विधिपूर्व संरक्षक होता कौन है, यानी कि जो आपको बताया गया ना विधिपूर्व संरक्षकता में से आप बाहर लेके जा रहे हो, तो विधिपूर्व संरक्षक कौन होता है। तो इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे बालक या अन्य व्यक्ति की देख रेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया हो, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अधीन वह बालक रहता हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको लॉफुल गार्जियनशिप दी गई हो। लॉफुल गार्जियनशिप का मतलब क्या होता है, न्यायालय ने क्या किया है, ऐसा इंटरेस्ट किया है किसी रिश्तेदार को, हो सकता है कि या फिर किसी ऐसे पर्सन को, जैसे कोई अनाथ बच्चा है ना, तो अनाथ बच्चे के क्या किया जाता है, अगर कोई गोद लेता है तो उसको यहाँ पे गार्जियनशिप दी जाती है कि आप उसके यहाँ पे गार्जियनशिप के रूप में रहेंगे, उसका लालन पोषण करेंगे, भरण पोषण करेंगे, ठीक है, आपकी देख रेख में रहेगा, सब कुछ रहेगा, ठीक। एक प्रकार से यहाँ पे लीगली यहाँ पे उसको अथोराइज किया जाता है उसकी अभिरक्षा करने के लिए। तो अब यहाँ पे उनकी अभिरक्षा के अधीन अगर रहता है और आप लेके चले जाते हो बिना बताए, तो आपके ऊपर व्यापारण का मामला दर्ज हो सकता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है आपका, जो चेंजेस आया है आईपीसी और यहाँ पर बीएनएस के 359 वाले पोर्शन में, व्यापारण के पोर्शन में, तो सबसे बड़ा जो चेंजेस आया है वो क्या है, एज का। तो एज में क्या था, पहले 18 वर्ष ये नहीं लिखा था, यानी कि पहले 16 साल और 18 साल था, ये दो चीज़ें लिखी हुई थी। अब इसको क्या कर दिया गया, इसको बराबर कर दिया गया 18 डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बालक लिखा है, तो बालक का मतलब यह है कि 18 वर्ष से कम आयु का। आ गया, क्लियर हुआ, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हो तो एक बार और देखिए, अगर नहीं हो रहा है, आप समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं यूट्यूब चैनल पे जाइए, यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डली हुई, वहाँ से आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पे इसके अपवाद, अब व्यापारण का मामला कब दर्ज नहीं होगा, अगर ऐसा का कृत्य किया जाता है, ऐसा कार्य कर भी दिया जाता है, तब भी व्यापारण का मामला दर्ज नहीं होगा किसी व्यक्ति पे। लेकिन कब दर्ज नहीं होगा ये कहता है, वहाँ पे कुछ 3 कंडीशन बताए गए हैं। पहला कहता है जिसे सद्भावना पर विश्वास हो कि वह किसी अधर्मस्थ शिशु का पिता है। अब हो सकता है, अब बहुत सारे रिलेशन रहते हैं, ठीक है ना, लिव इन में रहते हैं बहुत सारे, फिर उसके बाद में उनको छोड़ के शादी कर लेते हैं, बहुत कुछ रहता है ऐसा। तो बाद में मान लीजिए एक को लगा, एक जिसके साथ लिव इन में रहा था पहले, अब उसको लगता है कि बी से जो एक बच्चा पैदा हुआ, वो एक को लगता है कि वो मेरा ही बच्चा है, अधर्मज है, ठीक है, लेकिन है मेरा, उसको ऐसा सद्भावनापूर्वक विश्वास है। तो वो क्या करता है, उस बच्चे को लेकर घुमाने चला जाता है या फिर कहीं लेके चला जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये उसने सद्भावपूर्वक किया है, क्योंकि अपना शिशु मानते हुए, अपना पुत्र मानते हुए उसने क्या किया है, भले ये अधर्मज है, इलिजिटमेट है, फिर भी उसने क्या किया है, अपना मानते हुए लेके गया है, इसलिए सद्भावनापूर्वक है, इसलिए यहाँ पे व्यापारण का मामला दर्ज नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि जिसे सद्भावना पर विश्वास है कि ऐसे शिशु के विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, यानी कि अब यहाँ पे जैसे ए है, बी को लेके चला जाता है, तो वहाँ पे ए को लगता है ऐसा सद्भावना विश्वास है, ठीक है, रीजनेबल टू बिलीव है कि यहाँ पे उसको विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, यानी इंटाइटल है उस चीज़ के लिए, उसको ले जाने के लिए कहीं भी। तो यहाँ पे उस अगर सद्भावनापूर्वक गुड फेथ में है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे इसको व्यापारण का मामला दर्ज नहीं होगा। या फिर तीसरा, अगर जैसे ए है, बी को लेके चला गया, तो उसका कार्य दुराचारी या विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए नहीं है, तब भी यहाँ पे व्यापारण का मामला दर्ज नहीं होगा। ये कुछ अपवाद है, 3 कंडीशन में अपवाद बताए गए हैं। अब बात आती है पनिशमेंट की, दंड की, ठीक है। तो दंड की बात आती है, तो जो कोई भारत में से या विधिपूर्व संरक्षकता में से व्यापारण करेगा, वो दोनों में से किसी बात के कारावास से जो 7 वर्ष तक या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, यानी 7 वर्ष के पनिशमेंट में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं किए गए। जैसे 363 था, 363 में व्यापारण के लिए पनिशमेंट बताई गई थी, वहाँ भी 7 वर्ष था और यहाँ भी 7 वर्ष ही है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, व्यापारण जैसे विधिपूर्व संरक्षकता में से व्यापारण की बात करता है ना, तो संरक्षकता में से संरक्षक की सहमति के बिना ले तो जाता है या फिर बहका ले जाता है, या फिर वो ऐसे बालक या ऐसे व्यक्ति के विधिपूर्व संरक्षकता में व्यापारण करता है, कहा जाता है। अगर मान लीजिए
ए है कितने साल का है, मान लीजिए 16 साल का है। बी आता है, इसको क्या करता है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके चला जाता है, ठीक है, भले उसको टॉफ़ी खिलाने के लिए हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए हो। अगर एक जगह स्थान से दूसरे स्थान से बहका के ले गया सहमति के बिना, तो ये क्या कहलाएगा, ये व्यपहरण कहलाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बहकाने की बात की जा रहा है। अब बात करते हैं व्यपहरण का अपराध कब पूर्ण होता है, यानी कि अगर व्यपहरण हो रहा है तो व्यपहरण का अपराध कब पूर्ण होता है, कब माना जाए कि व्यपहरण हो गया। तो जैसे ही मान लीजिए केस था छज्जूराम 1968 पंजाब का मामला था। यहाँ पे क्या बताया गया था कि विधिपूर्ण संरक्षकता में से विधिपूर्ण संरक्षक की अभिरक्षा से अगर किसी अवयस्क को या विकृत व्यक्ति को हटाया जाता है, कहाँ से, एक स्थान पे खड़ा था, ठीक है, और दूसरे स्थान पे ले जाया गया, तो जैसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान ले गया, हटाया, तो ऐसे ही क्या हो जाता है, व्यपहरण का मामला पूर्ण हो जाता है, व्यपहरण कंप्लीट हो जाता है। आगे बात समझ में, तो ये होता है व्यपहरण। वहीं अगर हम मुस्लिम विधि की बात करते हैं, मुस्लिम विधि में संरक्षक कौन होता है, संरक्षक होती है माता। कब तक, जैसे नूर कादिर बनाम जुलेखा बीबी का मामला था, जिसमें कहा गया था मुस्लिम विधि की सुन्नी शाखा में 2 शाखा होती हैं, एक होती है सिया और दूसरी होती है सुन्नी। अब सिया सुन्नी शाखा में से सुन्नी की बात किया जा रहा है। सुन्नी शाखा में यदि पिता क्या करता है, माता की अभिरक्षा से 7 वर्षीय पुत्र या पुत्री को ले जाता है, ठीक है, 7 वर्ष या उससे कम के पुत्र पुत्री को लेके चला जाता है, तो ये क्या माना जाता है, ये व्यपहरण माना जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 7 वर्ष से कम की जो भी पुत्र पुत्रियाँ हैं, मुस्लिम विधि की बात की जा रही है, ठीक है, मुस्लिम विधि में जो संरक्षक होता है वो कौन कहलाता है, वो माता कहलाती है। अगली बात समझ में, तो ये मुस्लिम विधि में संरक्षक की बात हो गई। तो अब ये तो बात हो गई व्यपहरण की। अब बात आती है अपहरण। अब जैसे आप देखोगे अपहरण कहाँ पे बताया गया था, धारा 362 आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में बताया गया था। जो परिभाषा वहाँ थी वही परिभाषा यहाँ पे है, कोई भी तरह का किसी भी तरह का चेंजेस नहीं है। अब कहाँ पे आ चुका है, अब आ चुका है सेक्शन 138 में आज गया है अपहरण। तो ये एक निरंतर चलने वाला अपराध है, ठीक है। अब यहाँ पे व्यपहरण क्या था, व्यपहरण को एक जगह से यहाँ से हटाया, जैसे ही यहाँ से हटाया वैसे ही क्या हो गया, व्यपहरण का मामला पूर्ण हो गया। लेकिन अपहरण में कोई अकेला अपराध नहीं है। अपहरण में क्या होगा, एक निरंतर चलने वाला अपराध है। जैसे यहाँ ए है, ठीक है, इस पॉइंट पर खड़ा है, यहाँ से लेके गया, अब यहाँ पे रखा तो यहाँ पे अपहरण हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से लेके दूसरी जगह ले गया तो फिर से अपहरण यहाँ से यहाँ स्टार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ स्टार्ट हो, मतलब जहाँ जहाँ लेके जा रहा है वहाँ पे क्या होगा, अपहरण। ये निरंतर चलने वाला अपराध है, एक जगह रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये एक सतत चलने वाला ही अपराध है, ना कि व्यपहरण सतत चलने वाला अपराध। व्यपहरण में तो क्या होता है, एक जगह से आपने हटाया तो वो व्यपहरण कंप्लीट हो गया। लेकिन यह अपहरण में क्या है कि आप किसी पर्पस के लिए लेके जा रहे हो, वो पर्पस आपने कंप्लीट किया तो वहाँ पे क्या हो गया, आपका अपहरण माना जाएगा। जैसे आपने सोचा कि ए को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ इस पॉइंट पे लाके रख देंगे, तो आपने जैसे यहाँ से उठाया और यहाँ पर रखा, इसको निरोध किया, ठीक है, निरुद्ध कर दिया, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, इसने आपने अपहरण किया। वहीं अगर आपने यहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह कर दिया तो आप वहाँ वो भी अपहरण माना जाएगा, ठीक है। तो ये सतत चलने वाला अपराध है। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं, तो जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बलपूर्वक विवश करता है, वहाँ पे बलपूर्वक विवश नहीं था, वहाँ पे केवल था कि आप कंसेंट के बिना लेके जा रहे हो। यहाँ पर क्या है कि आप उसको किसी स्थान से जाने के लिए बलपूर्वक विवश कर रहे हो, बल का प्रयोग कर रहे हो। जैसे आते हैं, गाड़ी लेके आए, उसमें किसी को धक्का दिए, बैठाया, उसके बाद लेके चले गए, तो वो क्या हुआ, आपने बल का प्रयोग किया, बल के द्वारा विवश किया कि वो आके आपकी गाड़ी में बैठ जाए, ठीक है। या फिर किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित किया, प्रवंचनापूर्ण उपाय, आपने उसको कोई ऐसा झूठा तथ्य बताया, कोई ऐसा कथन किया जिससे वो उत्प्रेरित हो गया और वो आपके साथ चलने को तैयार हो गया।
तो भी आपने क्या किया है, यहाँ पर अपहरण किया है। तो दो चीज़ें बताती है यहाँ पे। पहला तो कहता है बल द्वारा विवश किया जाना चाहिए, या फिर अगर बल द्वारा विवश नहीं कर रहे हो तो प्रवंचनापूर्ण उपाय का प्रयोग कर रहे हो। तो प्रवंचन ये क्या कहलाता है, अपहरण कहलाएगा। तो प्रवंचनापूर्ण उपाय जो है, अब इसको यहाँ पे एक केस है वहाँ पे बताया गया था कि जैसे एक केस है हरिराम बनाम राजस्थान राज्य। अब इस केस में क्या बताया गया था कि जो एक लड़की थी, ठीक है, लड़की कहाँ थी, अपने ससुराल में थी, ससुर के गार्जियनशिप में ससुर था, ठीक है। अब ससुर से क्या बोला, उसको झूठ बोल के बहाना बना के और एक व्यक्ति उसको बहला फुसला के लेके चला गया। प्रवंचनापूर्ण ये उपाय कहलाता है कि आपने उससे झूठे तथ्य कहे कि उनकी, मान लीजिए हो सकता है उसने बोला हो उस लड़की से कि आप, तुम्हारी माता बहुत बीमार है, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार है, आपको बुलाया है, ठीक है, मैं आपके गाँव से आया हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर अगर वो लेके चला जाता है प्रवंचनापूर्ण उपाय के द्वारा बहला फुसला कर, झूठा बहाना बनाकर, तो ये क्या कहलाता है, प्रवंचनापूर्ण उपाय कहलाता है। आई होप आपको ये व्यपहरण और अपहरण का एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो व्यपहरण में दो चीज़ें बताई गई थी। पहला क्या था कि आप कंसेंट के बिना किसी व्यक्ति को भारत के बाहर ले जा रहे हो। दूसरी चीज़ कहता है कि अगर कोई किसी के गार्जियनशिप में रह रहा है और आप उस गार्जियन की कंसेंट के बिना लेके जा रहे हो, या बिक्री चीज व्यक्ति है उसको कंसेंट के बिना लेके जा रहे हो, उसकी गार्जियन के संरक्षक की सहमति के बिना, तो व्यापहरण कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे कहता है बहला फुसला को वहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बल द्वारा विवश किया जाना चाहिए, प्रवंचनापूर्ण उपाय द्वारा किया जाना चाहिए, यह अपहरण कहलाता है। अब व्यापहरण और अपहरण में कुछ अंतर की बात करते हैं। अब व्यापहरण और अपहरण में अब यहाँ पे अंतर, सबसे पहला अंतर क्या कहलाता है, व्यापहरण किसी अवयस्क या विकृत व्यक्ति का ही किया जा सकता है। अब चूंकि यहाँ पे बीएनएस में अवयस्क तो लिखा नहीं है, वहाँ पे क्या लिख दिया है, बालक लिख दिया है। तो बालक का मतलब क्या होता है, 18 वर्ष से कम, यानी कि अवयस्क है। दूसरी चीज़, या फिर विकृत होगा, अगर अवयस्क नहीं है, मान लीजिए 25 साल का है, 26 साल का है, लेकिन वो क्या है, पागल टाइप का है, वो इतना सोचने समझने की शक्ति उसमें नहीं है, तो भी उसको किसी गार्जियन के अंडर में रहता होगा, उसकी देख रेख करते होंगे उसके घर वाले, तो वहाँ पे उनकी कंसेंट्स का को ले जाना है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि या तो किसी अवयस्क का व्यापहरण होता है, या फिर आपके किसी विकृत या पागल व्यक्ति का अपहरण होता है। लेकिन अपहरण की बात करते हैं तो अपहरण किसी भी आयु के व्यक्ति का किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बल द्वारा विवश किया जाना चाहिए या फिर प्रवंचनापूर्ण उपाय का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ कहता है कि व्यापहरण विधिपूर्ण संरक्षकता में से किया जाता है, लेकिन इसमें कोई संरक्षकता की आवश्यकता नहीं होती, इसमें स्वतः अपहरण किया जा सकता है उसका। तीसरी चीज़ कहता है, तीसरा अंतर क्या है कि इसमें बल या छल का प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। व्यापहरण में बल या छल के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे बल और या फिर छल का प्रयोग करना आवश्यक है। जब तक बल या छल का प्रयोग नहीं करोगे, अपहरण नहीं माना जाएगा। वही चौथा अंतर आपका है कि व्यापहरण सम्मति का कोई महत्व नहीं होता है, यानी कि सहमति अगर उस व्यक्ति ने दे भी दी, जिसका व्यापहरण किया गया, सहमति दे भी दी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कि आप ये नहीं कह सकते कि उसने सहमति दी थी कि मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, भारत के बाहर ले चलो, तुर्कमेनिस्तान ले चलो, अफगानिस्तान ले चलो, ठीक है, ये अमेरिका लेके चलो, उसका सहमति का कोई मतलब नहीं है। वहीं अगर फोर्थ पॉइंट या अपहरण की बात किया जाए, फोर्थ अंतर, तो इसमें यदि जिस व्यक्ति का अपहरण किया गया है वो अपनी स्वतंत्र सहमति दे देता है तो अपराध कारित नहीं होता, ठीक है। अगर खुद कहता है कि मेरा अपहरण कर लो या फिर मुझे यहाँ ले चलो, वहाँ यहाँ से छुड़वा के वहाँ ले चलो कहीं भी, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, अगर स्वतंत्र सहमति, सिर्फ सहमति की बात नहीं की जा रही, स्वतंत्र सहमति की बात की जा रही है, यानी कि उसने स्वयं की इच्छा से क्या किया हो, सहमति दी हो, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है कि आपने अपहरण नहीं किया है। फिर अगर स्वतंत्र सहमति है तो, और व्यापहरण में तो सहमति की आवश्यकता है नहीं। वहीं अगर पांचवें अंतर की बात करते हैं तो पांचवा अंतर क्या कहता है कि व्यापहरण निरंतर जारी रहने वाला अपराध है, जारी रहने वाला अपराध नहीं है, यानी कि इसे एक ही बार में पूर्ण कर लिया जाता है। जैसे 18 वर्ष से कम आयु का बालक है, उसको लेके गए यहाँ से ए नाम के ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना था, जैसे ही ए पॉइंट से ले गए तो ये व्यापहरण कंप्लीट हो जाता है। भले ही बी पॉइंट तक नहीं पहुँचा हो या फिर बाद में पहुँचा, इसके बाद यहाँ कहीं और लेके गया हो, वो व्यापहरण ही माना जाएगा, ठीक है ना। व्यापहरण कहाँ से माना जाए कि यहाँ से उठाया था उसको, इसलिए एक ही बार में ये पूरा हो जाता है। लेकिन जो अपहरण है वो निरंतर जारी रहने वाला अपराध है। उसके बाद आता है 6 अंतर, इसमें किसी भी को किसी स्थान में जाने के लिए बाध्य किया जाना या उत्प्रेरित किया जाना आवश्यक नहीं है। लेकिन अपहरण में
किसी जगह से हटने के लिए बाध्य किया जाना, बलपूर्वक प्रेरित किया जाना आवश्यक है। तो ये 6 अंतर है, मेनली अंतर है जो आपके मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो चाहे आपका प्री हो मेंस हो, यहाँ पे अगर अंतर समझ लिया तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी और साथ ही साथ आपका इसमें डिफरेंस भी आसानी से लिख पाओगे। आई बात समझ में? तो ये है। अब ये जो आपका आगे अपराध आने वाले हैं 139, 40, ये क्या है? ये आपके व्यापहरण और अपहरण के एग्रीवेटेड फॉर्म है, यानी गंभीर रूप वाले अपराध हैं। ठीक है, अभी तो आपको अपहरण व्यापहरण सुना, परिभाषा सुनी। अब व्यापहरण किस चीज़ के लिए किया जा रहा है? तो व्यापहरण अगर यहाँ पे कहता है 363A पढ़ा होगा आपने। 363A क्या कहता था? भीख मांगने के प्रयोजन से किसी बालक का व्यापहरण या हम विकलांग करना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट बताए गए हैं। पहला कहता है कि अगर किसी बालक का व्यापहरण या बालक का विधिपूर्व संरक्षक न होते हुए भी अभिरक्षा इसलिए प्राप्त करे कि उसे भीख मांगने के प्रयोजन से नियुक्त किया जाए। यानी कि आपके पास उस बच्चे की किसी भी तरह का हकदार नहीं हो बच्चे को अपने पास रखने के लिए, फिर भी उस बच्चे को आप क्या करते हो? उसकी अभिरक्षा प्राप्त करते हो या फिर उसका व्यापहरण कर लेते हो। किस चीज़ के लिए? ताकि उससे भीख मंगवाई जा सके। भीख किस तरह से मंगवाई जा सके इसमें आगे बताया गया है। यहाँ पे आगे मैंने पॉइंट लाए नहीं। आगे पॉइंट में क्या था आपका कि भीख मांगने का मतलब क्या होता है, मंगवाने का मतलब क्या होता है कि आप किसी चौराहे पे बैठा दो, ठीक है, कि या फिर कोई करतब दिखाए या फिर जादू टोना कुछ ऐसा खेल दिखाए ताकि उससे कुछ कमाई हो और आप उसको कमाई को ले सको उसकी भीख मंगवानी। तो आप अगर सिर्फ भीख मंगवाने के प्रयोजन से उसको यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसका अभिरक्षा भी प्राप्त करते हो, तो आपको कम से कम 10 वर्ष की सज़ा होगी जो आजीवन कारावास तक और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब इसका भी एग्रीवेटेड फॉर्म क्या कहलाता है? इसका भी एग्रीवेटेड फॉर्म है कि अगर आप भीख मंगवाने के लिए उसकी अभिरक्षा प्राप्त कर रहे हो, साथ ही साथ उसको विकलांग बना दे रहे हो, उसकी एक आंख फोड़ दे रहे हो, उसकी हाथ तोड़ दे रहे हो एक, ठीक है ना, या दोनों हाथ तोड़ दे रहे हो, पैर तोड़ दे रहे हो, किसी भी तरह से उसको अगर विकलांग बना रहे हो, और किस चीज़ के लिए? ताकि उसको भीख और बहुत ज़्यादा मिले, ताकि उसको भी लोग दया ज़्यादा दिखाएं और पैसे उसको ज़्यादा दें। तो यहाँ पर अगर ऐसा काम करते हो तो कम से कम 20 साल की सज़ा होगी जो आजीवन कारावास, और शेष आपका जीवन क्या होगा? शेष प्राकृतिक जीवन जितनी भी जिंदगी बची होगी आपको कारावास में बिताना होगा। किसी भी तरह से यहाँ पे आपको छूट नहीं मिलेगी, छोड़ा नहीं जाएगा, साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। क्लियर? ये व्यापहरण भीख मांगने प्रयोजन से। अब नेक्स्ट आता है आपका धारा 140। धारा 140 भी कई धाराओं को मर्ज करने के बाद बनाई गई है। पहला तो है आपका धारा 364 हत्या के लिए, 364 है मुक्ति धन के लिए, ठीक है, धारा 365 है, धारा 368 है। इन सभी धाराओं को एक धारा में कर दिया गया धारा 140। धारा 140 क्या बात करता है कि हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के लिए व्यापहरण या अपहरण करना। आप क्या करते हो? हत्या करने के लिए किसी व्यापहरण अपहरण कर लेते हो, या फिर फिरौती मांगने के लिए अब उसके व्यापहरण अपहरण कर रहे हो। तो पहला पॉइंट यहाँ पे कहता है, जो पहला क्लॉज है वो कहता है कि हत्या करने के लिए व्यापहरण या अपहरण करोगे तो आपको आजीवन कारावास या फिर कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक होगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का व्यापहरण अपहरण करना, उसके पश्चात निरोध में रखना और उसकी मृत्यु की या उपाधि करने की धमकी देना, ठीक है, जैसे ए है, ए को आपने क्या कर लिया? किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद उसको अभिरक्षा अपने पास रखे हो, उसको निरोध करके रखे हो, अपने बंद करके रखे हो किसी कमरे में, और उसकी मान लीजिए फादर है, फादर को कॉल करते हो, कहते हो कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो इसकी मृत्यु कारित कर देंगे, इसको उपाधि कारित कर देंगे, धमकी देते हो ताकि उससे फिरौती मांग सको। और फिरौती देने के लिए अगर विवश कर रहे हो ना, इसलिए आपने उसका व्यापहरण अपहरण किया है, तो आपको मृत्यु आजीवन कारावास या फिर और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या तो मृत्युदंड से या फिर आजीवन कारावास से। ठीक है, अब इसका एक मामला था, एक मामला कौन सा था? अब यहाँ पे देखिए, सुंदर उर्फ सुंदर राजन बनाम स्टेट 2013 का मामला था। अब इसमें क्या किया गया था? एक 7 वर्षीय बालक था। कौन था? यहाँ पे 7 वर्ष का एक बालक था, उसको किडनैप कर लिया गया और उसके घर में फ़ोन लगाया गया कि आप अगर यहाँ पे पैसे नहीं देते हो तो आपके बालक को क्या कर दिया जाएगा? मार देंगे। और बाद में इसको पैसे नहीं दे पाए, उसके घर वाले पैसे नहीं दे पाए, तो इस बच्चे को क्या कर दिया गया? मार दिया, गला घोट कर मार दिया गया। उसके शव को यानी कि उसकी बॉडी को बोरे में भर के तालाब में फेंक दिया गया।
इसको न्यायालय ने क्या किया, बहुत ही क्रूर कार्य माना, क्रूरतम कार्य माना, और उसको क्रूर कार्य मानते हुए इसको मृत्युदंड से दंडित किया गया आरोपी को। ठीक है, ये है आपका एक केस रैंसम अमाउंट के लिए फिरौती वाले में। अब तीसरा पॉइंट आता है कि किसी व्यक्ति का व्यापारण या अपहरण उसका गुप्त रूप से और सदोष परिरोध करने के लिए हो, यानी कि आप उसका व्यापारण अपहरण किस चीज़ के लिए कर रहे हो, ताकि उसका सीक्रेट रूप से उसका सदोष परिरोध किया जा सके, यानी उसको छिपाया जा सके, तो आपको 7 वर्ष तक की सज़ा होगी, साथ और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर आप किसी बालक अपहरण किसी व्यक्ति का करते हो, और क्यों करते हो, सिर्फ इसलिए ताकि उसको कोई घोर उपतिकारित किया जाए, या फिर उसको दासत्व यानी कि एज ए स्लेवरी, उसको गुलाम के रूप में ट्रीट करो, ठीक है, नौकर के रूप में ट्रीट करो, किसी भी काम वासना का विषय बनाया जाए, यानी कि लैंगिक कृत्य के लिए आप उसको यूज करोगे, ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए, तो यहाँ पे आपको 10 वर्ष की सज़ा होगी, साथ ही साथ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब ये केस तो मैंने डिस्कस कर लिया रैंसम अमाउंट के लिए, अभी असम में। अब आते हैं 141 क्या कहता है, जो आपका 366B था, ठीक है, 366B इस ये का क्या कहता था, विदेश से बालिका या बालक का आयात करना, पहले अवयस्क लिखा था, अब यहाँ पे बालक बालिका कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बालक बालिका का आयात करना, विदेशों से क्या कर रहे हो, आयात कर रहे हो, मंगवा रहे हो, जैसे मान लीजिए हो सकता है चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर रहे हो, भारत में रहते हुए विदेश से बालक या बालिका को मंगाते हो जो 21 वर्ष से कम आयु के हैं, ठीक है, 21 वर्ष से कम आयु के बालिक हैं, ठीक है, बालिका है, या फिर 18 से कम आयु के बालक हैं। अगर लड़की है तो 21 से कम, और लड़का है तो 18 से कम, उनको भारत में मंगवा रहे हो, और किस चीज़ के लिए, भारत के बाहर उस बालिका को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए, और किस चीज़ के लिए आयात कर रहे हो, भारत के बाहर से, ताकि भारत में किसी व्यक्ति के साथ उसको इलसिट यहाँ पे इंटरकोर्स करवाया जा सके, विवश किया जा सके। इसलिए अगर उसको आप क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको 10 साल की सज़ा होगी, साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। उसी तरह से 142 है, इसकी हेडिंग आप पढ़ सकते हो, विपरीत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध रखना। इस यहाँ पे बस इतना याद रखें, हेडिंग याद रखना, बाकी कुछ भी नहीं। 368 वाला प्रोविजन अब 142 में ला के रख दिया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते, सिर्फ व्यापारण अपहरण से पूछा जाता है। 359 जैसे था, ठीक है, 360 था, 361 था, 362 था, 363 था, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे। उसी तरह से वहाँ यहाँ पे 137, 138 ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी तो एक्ट आया। अब बात करते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है दासत्व और बलात्श्रम, बलपूर्वक श्रम करवाना किसी से, या दासत्व यानी एज ए स्लेवरी ट्रीट करना। तो अब यहाँ पे आपको आप आर्टिकल 23 और 24 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 देखोगे, तो यहाँ पर भी इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं कि अगर किसी मनुष्य का क्रय विक्रय किया जाता है, उनको बेगार किया जाता है, या अन्य इसी प्रकार का कुछ बलात्श्रम किया जाता है, बलात्संग अलग होता है, बलात्श्रम अलग होता है, ठीक है ना। बलात्संग का मतलब क्या होता है, बलपूर्वक उनके साथ क्या करना, उनका रेप करना, या फिर बलात्संग का मतलब क्या होता है, बलपूर्वक उनसे क्या करना, श्रम करवाना, उनकी इच्छा के विरुद्ध करवाना। तो इनको रोकने के लिए आर्टिकल 23 में बताया गया है। वहीं अगर आर्टिकल 24 की बात करते हैं, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने आदि में काम करने के लिए मना किया जाता है। अगर कहीं भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर काम किया जा रहा है, ठीक है ना, जैसे होटल है, होटलों में कई होटलों में ऐसा देखा जाता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहाँ पर प्लेट वगैरह धुलवाई जाती है, काम करवाया जाता है। तो वहाँ जो ऐसा काम करवाता है ना, तो उसको यहाँ पर क्या सज़ा हुई हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोका गया है। अनुच्छेद 24 जो बच्चों को अधिकार देता है, 14 वर्ष से कम है उनको क्या है, उनको शिक्षा देने की बात की जाती है कि उनको शिक्षा दी जाए, उनको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। आगे समझ में ये है। अब वहीं अगर हम बात करते हैं 143 जो हमारा BNS भारतीय न्याय संहिता है, पहले कहाँ पे था ये धारा 370 में था, अब क्या कर दिया गया, धारा 143 में कर दिया गया है। व्यक्ति का दुर्व्यापार की बात करता है, मॉरल ट्रैफिकिंग एक्ट सुना होगा आपने, ठीक है, जो मानव का अनैतिक व्यापार अधिनियम, अनैतिक व्यापार अधिनियम है, ठीक है। उसमें क्या बताया गया कि अगर मानवों का यहाँ पे क्रय विक्रय करते हो मनुष्यों का, तो उसके लिए पनिशमेंट है,
तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर भी बताया गया है। अब यहाँ पे व्यक्ति का दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है, उनका व्यापार किया जाना व्यक्तियों का, और व्यक्तियों का व्यापार किस चीज़ के लिए किया जाए, ताकि उनका शोषण किया जा सके। अब शोषण की यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। पहले यहाँ पे स्पष्टीकरण देखेंगे, इसमें जो दो स्पष्टीकरण हैं उनको हम पहले कवर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रोविजन में जाएंगे। ठीक है, तो पहला स्पष्टीकरण क्या कहता है, शोषण की बात करता है कि शोषण के अंतर्गत क्या आता है। इसके अंतर्गत शारीरिक शोषण का कोई कृत्य आता है, यानी कि उनसे एक्सप्लॉयटेशन किस चीज़ के लिए करवा रहे हैं, बॉडी के लिए, यानी कि शरीर का शोषण करने के लिए, या फिर किसी प्रकार का लैंगिक शोषण उनके साथ किया जाए, उनके साथ स्लेवरी के यहाँ पे ट्रीट किया जाए दास्ता के रूप में, भिक्षावृत्ति मांगने के लिए, या फिर अंगों का बलात् अपसारण। अंगों का बलात् अपसारण का मतलब क्या होता है, जैसे आपका लीवर, किडनी, जो अंदर की चीज़ें हैं उसको निकाल के बेच देना। ठीक है, इस तरह के लिए, यानी कि किडनी वगैरह निकालने के लिए, ठीक है, हार्ट निकालने के लिए जो अंगों का क्या किया जाता है, बॉडी में से लगे वो उसको निकाल लिया जाता है, ताकि उनका व्यापार किया जा सके। इसलिए यहाँ पे अगर व्यक्तियों का शोषण किया जा रहा है, इस तरह से शोषण किया जा सकता है। अगर इस तरह से शोषण किया जाएगा तो उनको पनिशमेंट यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, वहीं दूसरी चीज़ कहता है कि जिसका शोषण यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, जिस भी व्यक्ति का शोषण हो रहा है, अगर यहाँ पे शोषण करने वाला, जो अपराध करने वाला, वो कहता है कि उसने सहमति दी थी, तो यहाँ पे सहमति नहीं मानी जाएगी। सहमति महत्वहीन है, यानी कि मैं अगर कहता हूँ मेरे अंग निकाल के बेच दो, ठीक है, तो मेरी सहमति ऐसे नहीं मानी जाएगी। ठीक है, कि मैं कह रहा हूँ कि मेरा बेटा है, ठीक है, तो उसकी किडनी निकाल लो, उसे बेच दो जाके। ठीक है, ये दुर्व्यापार करने की बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सहमति अगर दी भी जा रही है तो वो महत्वहीन कहलाएगा, अगर पीड़ित यहाँ पे सहमति दे रहा है। अब बात करते हैं इसके प्रोविज़न में आते हैं। तो प्रोविज़न कहता है कि जो कोई शोषण के प्रयोजन के लिए, अब शोषण क्या होता है अभी क्या आपने देखा, अब शोषण के प्रयोजन के लिए क्या करता है, धमकियों का प्रयोग करता है। धमकियों का प्रयोग करने के साथ या तो आप बल का प्रयोग करता है, या किसी अन्य प्रकार से प्रपीड़न का प्रयोग करता है, अपहरण करता है उनको ताकि उनका शोषण किया जा सके, कपट का प्रयोग करता है, उनको प्रवंचना देता है, शक्ति का दुरुपयोग करता है, यानी कि कोई पावर में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या फिर उत्प्रेरणा करता है। अब इन सभी चीज़ों के माध्यम से अगर शोषण करता है, और क्या करता है, इन शोषण के माध्यम से किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती करता है, परिवहनित यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, ले जाता है किसी वाहन के माध्यम से, उनको संश्रय देता है यानी अपने स्थान देता है, स्थानांतरित करता है यानी ट्रांसफ़र कर देता है कि एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है, गृहीत व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है यानी जो रह रहे हैं उन व्यक्ति उन पर नियंत्रण रखता है। तो ये क्या कहलाता है, ये दुर्व्यापार कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दुर्व्यापार संबंधी, अब यहाँ पे दुर्व्यापार तो आपने समझ लिया, शोषण किस चीज़ के लिए, यहाँ पे मानसिक शोषण की बात नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका लैंगिक शोषण है, शारीरिक शोषण है, ठीक है, अंगों का यहाँ व्यापार किया जाना, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का मतलब किसी भी तरह का मानसिक यहाँ पे शोषण नहीं बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस तरह के दुर्व्यापार कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए पनिशमेंट, अब पनिशमेंट 6 क्लॉज में बताई गई है। पहला कहता है यदि कोई दुर्व्यापार करेगा तो उसको कठोर कारावास जो कम से कम 7 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक सजा होगी, साथ ही साथ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। वहीं अगर दूसरी बात करते हैं कि अगर एक से अधिक व्यक्तियों का सिर्फ एक व्यक्ति का दुर्व्यापार करेगा तो 7 वर्ष कम से कम, अधिकतम 10 वर्ष, लेकिन एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार करेगा तो उसको कठिन कारावास कम 10 वर्ष होगा, ठीक है, कम से कम, और अधिकतम आजीवन कारावास, साथ ही साथ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें अगर किसी अवयस्क की दुर्व्यापार, पहले यहाँ पे क्या था, अवयस्क लिखा हुआ था आईपीसी में, अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, किसी बालक का दुर्व्यापार कर दिया गया, यानी 18 वर्ष से कम आयु का ही है। तो किसी बालक का अगर दुर्व्यापार कोई करता है, सिर्फ एक बालक की बात कर रहा है, तो उसको कठोर कारावास कम से कम 10 वर्ष और आजीवन कारावास तक हो सकता है और जुर्माने से। ठीक है, वहीं अगर एक से अधिक बालकों का दुर्व्यापार किया जाता है तो उसको 14 वर्ष, एग्रीवेटेड फॉर्म है ये, फोर्थ का एग्रीवेटेड फॉर्म 5 है, और सेकंड का एग्रीवेटेड फॉर्म कौन सा है, थर्ड वाला है। तो फोर्थ वाला क्या कहते हैं, कम से कम 14 वर्ष की सजा होगी, आजीवन कारावास तक, साथ ही जुर्माने से। अब यहाँ पर इसका भी एग्रीवेटेड फॉर्म आता है, कहता है किसी व्यक्ति को किसी बालक का एक से अधिक अवसरों पर दुर्व्यापार, यानी कि जैसे ए नाम का व्यक्ति है,
ठीक है, ये एक बार पकड़ा गया दुर्व्यापार करते हुए, फिर दोबारा पकड़ा गया, तीसरी बार पकड़ा, मतलब कई अवसरों पर पकड़ा गया। तो यहाँ पे अगर एक से अधिक अवसरों पर दुर्व्यापार करते हुए पाया जाता है तो उसको आजीवन कारावास, सिर्फ यहाँ पे बताया गया एक पनिशमेंट है, सिर्फ आजीवन कारावास और साथ ही जुर्माना। और आजीवन कारावास कैसा होगा, शेष प्राकृत जीवन काल, यानी जब तक आप जीवित हो तब तक आप कहाँ रहोगे, जेल में ही रहोगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो पब्लिक सर्वेंट है, अगर पब्लिक सर्वेंट इस चीज़ में अब इन्वॉल्व है या फिर पुलिस अधिकारी कोई इन्वॉल्व है तो उसको आजीवन कारावास जो शेष प्रकृत जीवन काल के लिए और साथ ही जुर्माने से होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं उनको, उनका काम क्या है, उनकी ड्यूटी क्या होती है, पब्लिक की रक्षा करना। पुलिस वालों का काम क्या होता है, उनकी रक्षा करना। अगर वही ऐसा करने लगे तो फिर पब्लिक कहाँ जाएगी, जनता कहाँ जाएगी। इसलिए यहाँ पे सिर्फ आजीवन कारावास की सज़ा यहाँ पे सुनाई गई। अब बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन 144 की, जो धारा 370A था, उसमें क्या कहता था कि जिसका दुर्व्यापार किया गया उसका शोषण, यानी कि अगर मैं हूँ, ठीक है, मैं आशीष, ठीक है, मेरा नाम क्या है, आशीष है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे व्यक्तियों को अपने पास रखता हूँ जिनको मैं जानता हूँ कि उनका क्या किया गया है, उनका दुर्व्यापार किया गया है, ठीक है। अब उनको ये जानते हुए मैंने क्या करता हूँ, उनका दुर्व्यापार कर यहाँ उनको रखता हूँ अपने पास ताकि उनका लैंगिक शोषण हो सके। तो मुझे कितनी सज़ा होगी, कठोर कारावास कम से कम 5 या से 10 वर्ष तक, यानी कम से कम 5 बार, अधिकतम 10 वर्ष, 7,000 जुर्माने से। वही अगर मैं ये जानते हुए या विश्वास करने के कारण होते किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, किसी व्यक्ति को किसी लैंगिक शोषण के लिए रखेगा, ठीक है ना। ऊपर क्या था, बालक के लिए था, यानी 18 वर्ष से कम आयु का। लेकिन 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति है उसको मैं अगर मैं जानता हूँ कि उसका दुर्व्यापार किया गया है, उसको अगर रखता हूँ लैंगिक शोषण के लिए, तो कम से कम 3 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष, साथ ही जुर्माने से, जो कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। अगली बात समझ में, जैसे 145 है दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना, ठीक है। उसके बाद 146 आता है धारा 374 में जो था, ठीक है, आईपीसी के, वो क्या कहता है, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। आप किसी के इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करवा सकते हो। मेरा काम नहीं, मेरा मन नहीं है काम करने का तो नहीं करना है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, आपको मेरे यहाँ जो तालाब है वहाँ से पानी भरना ही पड़ेगा, तो ये क्या है, ये अनिवार्य श्रम है, विधि विरुद्ध है। तो यहाँ पे क्या है, किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर श्रम कराने के लिए विधि विरुद्ध तौर से विवश किया जाता है, तो उसमें अगर कोई विधि विरुद्ध तौर पर विवश करता है तो उसको कितनी सज़ा होगी, 1 वर्ष तक की सज़ा होगी, या फिर जुर्माने से, या फिर दोनों से दंड किया है। जुर्माना यहाँ पे डिसाइड नहीं कितना होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि व्यापारण क्या होता है, अपहरण क्या होता है, मानव का दुर्व्यापार क्या होता है। साथ ही साथ हमने आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 देखा, वो भी आपको समझ में आया होगा, मैं इसे आशा करता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।